बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास एक फार्मर बैठे हैं, ये शोरकोट रीजन से जो है हमारे पास आए हैं। अभी मैं इनका पूरे फार्म का इनका हिसाब किताब करके बैठा हूँ, अभी पूरी कैलकुलेशंस करके बैठा हूँ। अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। सर इसको बंद कर दें भाई। मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि ये ऐसा फार्मर है जो आज से ठीक 1.5 महीना पहले ये तकरीबन 1.25 लाख रुपया पर महीना प्रॉफिट बना रहे थे और आज यकदम इनका जो है वो तकरीबन लॉस में कन्वर्ट हो गया। तकरीबन 1.25 लाख रुपया ये लॉस में चले गए। अब आप बड़े हैरान होंगे कि यार ये 1.5 महीना पहले जो प्रॉफिट था, सर्दियों के मौसम में तो दूध बढ़ जाता है, तो आखिर क्या ऐसा हुआ कि बजाय इसके कि प्रॉफिट का मार्जिन बेहतर हो जाता, ये नुकसान में आ गए। मैं छोटी सी आपको एक इनकी, इससे पहले कि मैं इनसे बात शुरू करूं, मैं ओवरव्यू दे दूं। इनके फार्म पे टोटल 65 जानवर हैं, जिसमें 24 जानवर इनके मिल्किंग पे हैं। फीडिंग ये बहुत कफायत शियारी के साथ कर रहे हैं। मतलब इनकी जो फीडिंग कॉस्ट है 15 लीटर की इनकी एवरेज है पर डे, और फीडिंग कॉस्ट जो इनको आ रही है एक दूध वाले जानवर पे वो सिर्फ 770 रुपये आ रही है। ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि बहुत कफायत शियारी के साथ सिर्फ 770 रुपये में अपने जानवरों का पेट पाल रहे हैं। उसमें जवा दे रहे हैं ये जानवरों को 8 किलो, तूड़ी दे रहे हैं 5 किलो, 20 किलो साइलेज दे रहे हैं, 4 किलो ये मड खिला रहे हैं, ये जो आपको गन्ने वाली फैक्ट्रियों से मिल जाती है, गन्ने वाली मिलों से मिल जाती है। एवरेज 4 किलो वंडा और 100 ग्राम ये मिनरल दे रहे हैं। मड इनको पड़ती है सिर्फ 2.5 रुपए केजी। साइलेज पड़ता है इनको उस घर में 13 रुपए किलो। तूड़ी इन्होंने अच्छे टाइम पे लेके स्टोर की है, वो पड़ती है 11 रुपए किलो। जवा इनका अपना घर का है, वो पड़ता है 5 रुपए किलो। तो ये मिल मिला के तकरीबन 770 रुपए के अंदर जो है दूध वाले जानवर का 15 लीटर पे जो है ये अपना रोजाना की बिना पे खर्चा कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत कफायत शियारी के साथ कर रहे हैं। नॉन मिल्किंग जानवरों पे भी इनका खर्चा ज्यादा नहीं है। वच्छियों को भी ये बहुत मुनासिब सा खिला रहे हैं, जिसमें 6 किलो जवा है, 3 किलो तूड़ी है, 8 किलो साइलेज है, 2 किलो मड है और 1 किलो वंडा है। तो 250 रुपए के अंदर जो है ये अपनी वच्छियों को भी पाल रहे हैं। तो तकरीबन 10,496 रुपये इनका नॉन मिल्किंग हर्ड पे इनका खर्चा है। 18,456 रुपये दूध वाले जानवरों पे इनका खर्चा है। लेबर सिर्फ आप देखें कि 60 से 65 जानवरों पे सिर्फ 2 बंदे रखे हैं, और जो 2 बंदे रखे हैं लेबर के उनको ये 34,000 रुपया दे रहे हैं। 15,000 इनका महीने का लग जाता है मेडिसिन पे, 20,000 बिजली का बिल है। डॉक्टर की आमदोरफ्त फार्म पे तकरीबन ना होने के बराबर है, 5,000 तकरीबन ये कहते हैं कि डॉक्टर का लग जाता है। सीमन पे ये काम कर रहे हैं, सीमन ये महंगा रखवाते हैं, तकरीबन महीने का वो 22 से 23,000 रुपये सीमन पे लग जाता है। अभी मेरे पास ये आए भी सीमन के सिलसिले में, इनको हमने सीमन दिया है। 25,000 रुपया किचन के एक्सपेंसेस है महाना 2 बंदों के, और 15,000 रुपया जो है टोटपाजी या मिसलिनियस खर्चा। तो डेली का जो है ये तकरीबन 4,550 बन जाता है। तो जनाब अली आज की डेट पे इनका जो रोजाना का फार्म का खर्चा है वो 33,502 है, और ये 27,000 रुपये का दूध पैदा कर रहे हैं। तो एक दिन में तकरीबन 6500 रुपया जो है ये तकरीबन लॉस में चल रहा है। सर पहले तो आप ये बताइएगा कि अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताइएगा, आपका फार्म किधर है और क्या वजह बनी जो ये प्रॉफिट से हम लॉस में आ गए। सर कायम भरवाना के पास है मारम सियाल, वहाँ पे हमारा फार्म है जी। सर पहले ऐसे था कि रेट बहुत अच्छा था, 140 तक हम गए थे। उसके बाद रेट अचानक टूटा, कंपनीज ने भी रेट नहीं दिया। जिनके साथ हमारी थी पहले कमिटमेंट थी, वो भी हमारी यही थी कि हम तकरीबन 12वें महीने की 31 अगस्त तक लेंगे 140। ठीक है। बट रेट इतना ज़्यादा टूटा कि इस वक्त हमारा रेट तकरीबन 108 पे है। मतलब ये कह रहे हैं कि इनका जो दूध का रेट है वो 140 से टूट के 108 रुपये पे आ गया, मतलब 32 रुपये लीटर टूट गया जी। और इस 32 रुपये लीटर दूध का रेट टूटने से ये प्रॉफिट भी जाता रहा, बल्कि उल्टा नुकसान शुरू हो गया। अभी मेरे से बात कर रहे थे, मैंने इनसे पूछा था कि मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, कि आप क्रॉस ब्रीड पे काम करके खुश हैं? तो क्या ख्याल है जी आपका? नहीं, मुझे लगता है कि हमें ना बेहतर करनी चाहिए, ब्रीड पे काम करना चाहिए। ब्रीड पे काम करना चाहिए। पहले मुझे
इन्होंने कहा था मैं बड़ा राजी हूँ। तो जब इन्होंने कहा ना मैं बहुत राजी हूँ, तो मेरी आदत है, मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ लेता होता हूँ। मैंने पकड़ ली कॉपी और मैंने पकड़ ली पेंसिल। मैंने कहा जनाब फिर अभी हिसाब किताब करते हैं ताकि पता लगे हमें हम किधर खड़े हैं। फिर जो ये खर्चा ये बताते गए मैं वो लिखता गया। जब सारी कैलकुलेशन की तो फिर मैंने इनको बताया कि भाई आप इस वक्त 2.25 लाख रुपया नुकसान कर रहे हैं। 124 रुपया एक दिन का जो है आपका 1 लीटर दूध पैदा करने पे आने वाला खर्चा है। तो अगर आप 108 रुपये में दूध बेचेंगे तो आप देख लें तकरीबन 16 रुपये जो है आप 1 लीटर दूध के पीछे नुकसान कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसला बोला क्या फार्मर के साथ, हमारे फार्मर जो हैं वो इसलिए क्रॉस ब्रीड पे आ जाते हैं। उसकी चंद चीदा वजूहात ये हैं कि एक तो क्रॉस ब्रीड थोड़ी सी मुनासिब रेट पे मिल जाती है, 3.5 4 4.5 लाख में आपको गाय दूध वाली मिल जाती है। दूसरा, फार्मर इसलिए क्रॉस ब्रीड ले आता है कि क्रॉस ब्रीड को पालना आसान है, इसके इश्यूज कम है, जल्दी बीमार नहीं होती, ये गर्मी अच्छे से बर्दाश्त कर लेती है। तीसरा, क्रॉस ब्रीड को रखने के लिए आपको को बहुत हाई फाई शेड नहीं चाहिए जी। आप हल्का फुल्का शेड बना के भी क्रॉस ब्रीड को वहां पर रख सकते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर प्योर की बात की जाए तो 9 से 10 लाख का जानवर है प्योर का। फिर प्योर ब्रीड को रखने के लिए आपको डॉक्टर भी चाहिए। अब इनके पास 65 जानवर हैं और ये डॉक्टर को महाना 5,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, जो विजिट है इनका। अगर हमारी बात करें तो हमारे पास जो 100 जानवरों का जहां पे हर्ड है वहां पे कंसल्टेंसी और टेक्निकल सर्विसेज की बात में डॉक्टर को 1 लाख रुपए चले जाता है, जहां पे प्योर ब्रीड की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा, प्योर ब्रीड को रखने के लिए आपको हाई फाई शेड्स चाहिए जिसमें अच्छा शावर लगा हो, अच्छे पंखे लगे हों, वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त हो, आपकी डायरेक्शन अच्छी हो ताकि वो गर्मी को अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर सके। लेकिन मसला ये है कि क्रॉस ब्रीड के साथ जो है फिर अगर आपने कारोबार में रहना है तो इतनी सारी कफायत शारी के बावजूद भी जो है वो आपको जेब से ही पैसे डालने पड़ते हैं। तो वे फॉरवर्ड जो है वो यही है कि अगर आपके पास अच्छे जानवर मौजूद नहीं है या इतनी कैपेसिटी नहीं है आपके पास कि आप महंगे महंगे जानवर प्योर के ला सकें, तो आखिरी जो ऑप्शन बचता है वो यही है कि आप अपने जानवरों में अच्छी क्वालिटी का सीमन रखें और अच्छी क्वालिटी का सीमन रखने के बाद जो है अपनी नस्ल को बेहतर कर लें। अब यहाँ पे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, ये फार्मर बैठे हैं, हम बात कर रहे थे जीनोमिक बुल पे और प्रूवन बुल पे। हमारे बहुत सारे फार्मर हैं इस हवाले से वो तजब्जुब का शिकार रहते हैं। पहले मैं बता दूं हल्का सा कि जीनोमिक बुल क्या है और ये जो प्रूवन बुल है ये क्या है। प्रूवन बुल हम ऐसे बुल को कहते हैं जिसकी हमारे पास डॉटर्स मौजूद होती हैं, या आम अल्फाज में कह लें उसकी वच्छियां और उनकी वच्छियों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है और हमें पता होता है कि यार इसकी प्रोजनी आ चुकी है, इसकी नस्ल आ चुकी है और इसकी नस्ल ने ऐसा परफॉर्म किया, तो इसको हम कहते हैं प्रूवन बुल। तो प्रूवन का मतलब ये हुआ कि उम्मीद है कि अगर हम भी अपने जानवरों पर इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो आने वाले बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो जीनोमिक बुल है वो ऐसा बुल है जिसकी डॉटर तो कोई मौजूद नहीं होती, लेकिन उसका डीएनए टेस्ट करके उसका जीनोमिक डाटा जो है वो इकट्ठा किया जाता है और एक एस्टिमेशन की जाती है कि इसकी आने वाली जो वच्छी है वो इतना दूध कर रही होगी, इसकी आने वाली वच्छी का स्टेचर कुछ ऐसा होगा, फर्टिलिटी कुछ ऐसी होगी, अडर की जो बनावट है कुछ ऐसी होगी। अब लोग कहते हैं कि यार हमें जीनोमिक बुल इस्तेमाल नहीं करना, ये ना हो कि हम जीनोमिक बुल इस्तेमाल करें तो डीएनए की बेस पे जो डाटा इकट्ठा किया था वो कल को पता लगे जनाब वो परफॉर्म नहीं कर रहा। एक साहब ने मुझसे पूछा कि यार हम जीनोमिक बुल ले जाते हैं, कल को पता लगे इसने परफॉर्म नहीं किया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि जीनोमिक बुल जो है इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 70% से ज्यादा है, मतलब इसका डाटा जो है 70% से ज्यादा रिलायबल होता है। अब मैं आपको बताऊं कि स्पेशली वो लोग जो क्रॉस ब्रीड के साथ काम कर रहे हैं उनको चाहिए वो लाजमी जीनोमिक बुल का इस्तेमाल करें। ये अभी मेरे साथ बैठे हैं, ये प्रूवन बुल करना चाह रहे थे, मैंने इनको मना करके अभी इनको मैंने जीनोमिक बुल सेक्स में लिया। अब उसकी वजह सुन लें। वजह यह है कि एक बुल जो जीनोमिक बुल है आज चल रहा है 2024, ठीक है, तो 2024 में आप एक जीनोमिक बुल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फार्मर बैठे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक फार्मर वो है जो प्रूवन की रट लगाए बैठा है, वो कहता है नहीं जी मैंने करना ही प्रूवन है, मैंने जीनोमिक इस्तेमाल नहीं करना। आज से 3 या 4 साल बाद
तकरीबन 95% चांस हैं, बल्कि 99% चांस हैं कि जो बुल आज जो जीनोमिक है ये 3 से 4 साल बाद इसके डॉटर्स का रिकॉर्ड आएगा, ये प्रूवन हो जाएगा। तो ये बंदा जो आज जीनोमिक इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये 4 साल बाद इसी बुल को जब ये प्रूवन हो जाएगा ये इस्तेमाल कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2027-28 में जब ये बुल प्रूवन हो जाएगा, इस बंदे ने 2028 में जो बुल इस्तेमाल करना था आपने 2024 में कर लिया। उसने जो अपनी जेनेटिक इंप्रूवमेंट 2028 में शुरू करनी है, आपने वो जेनेटिक इंप्रूवमेंट अपनी 2024 में कर दी। आप उससे 3-4 साल आगे निकल गए। घोड़ा कहता है, हमें एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक अमेरिकन जो है वो डॉक्टर थे, वो बता रहे थे कि यूरोप में, अमेरिका में तकरीबन 70% फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म पे जीनोमिक बुल का इस्तेमाल करने लग गए हैं। और उनका कहना यह है कि जीनोमिक बुल के इस्तेमाल से आपके फार्म पे जो जेनेटिक गेन है वो जल्दी और स्पीड में हो जाता है। मतलब आपने अगर मिसाल के तौर पे अपनी फार्म की जेनेटिक्स को 4 लेवल इंप्रूव करना है तो आप जीनोमिक बुल के जरिए वो जल्दी कर सकते हैं। इसलिए जीनोमिक बुल, स्पेशली जो क्रॉस ब्रीड पे काम करने वाले लोग हैं, वो जीनोमिक बुल पे लाजमी काम करें। जैसे इनको अभी मैंने जीनोमिक बुल दिया है। सेक्स सीमन के हवाले से आप बता रहे थे कि सेक्स सीमन का आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा जी। कितने सीमन आपने इस्तेमाल किए और कितनी कंसेप्शन आई? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली किसी कंपनी का नाम मत लीजिएगा कि हमने फलानी कंपनी से लिया, बस आप ये बता दें कि आपने कितनी डोजेस ली थी और उसमें क्या रिजल्ट आया। सर हमने जो सबसे पहली मंगवाई थी तकरीबन 25 डोजेस थी हमारे पास। ठीक है, एवरेज प्राइस क्या थी? तकरीबन 8500 to 9000 और तकरीबन 2.25 लाख की परचेज थी जी। तो कितने जानवर ठहरे? 0। अब आप ये देखें, 2.25 लाख का, मैं समझता हूं कि क्रॉस ब्रीड का फार्मर्स एक तो 2.25 लाख खर्चा नहीं करता जी सीमन पे। आपने खर्चा किया तो इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग। अब मैं इनसे ये कह रहा हूं ना कि कंपनी का नाम ना ले, वो मैं बोला क्यों कहता हूं, मसला कंपनी में नहीं होता, कंपनीज काम अच्छा करती हैं, मसला होता है हैंडलिंग के अंदर, सीमन को हैंडल कैसे किया जाता है। अभी आपने देखा हमने सीमन को हैंडल किया, बिल्कुल कोई फर्क महसूस हुआ? नहीं हुआ ना जी। सीमन को हैंडल करना ये डॉक्टर का काम है। जितना सीमन हैंडलिंग के अंदर आप अपने आप को बेहतर रखेंगे उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। फिर ये हमारे पास से सीमन लेकर गए, ये पिछले साल की बात है, और बाद में सेक्स से जानवर प्रेग्नेंट भी हुए और आज ये फिर दोबारा हमारे पास जो है इतनी दूर से तशरीफ लेके आ रहे हैं। 2 घंटे का रास्ता जी, 2 घंटे 2 घंटे का रास्ता है। देखें, एक बात तो क्लियर करें कि जीनोमिक बुल का इस्तेमाल करें, दूसरा अपने फार्म पे सेक्स सीमन का ज्यादा इस्तेमाल करें। प्योर ब्रीड जिन लोगों ने रखी है, मैं उनको अक्सर ये गाइड करता हूं कि आप बच्चियों को 90% सेक्स सीमन पे चलाएं और जो गायें हैं उनको एक डोज आप सेक्स की रखें, उसके बाद नॉर्मल सीमन पे आ जाएं। क्रॉस ब्रीड के साथ काम करने वाले लोगों को मैं कहता हूं कि आपने अपनी गाय पे कम से कम 2 अटेम्प्ट्स जो हैं सेक्स सीमन की जरूर लेनी है, क्योंकि क्रॉस की गायों में कंसेप्शन बेहतर होता है। और आपको चूंकि बच्चियां ज्यादा जरूरत है, आपने चूंकि जेनेटिक इंप्रूवमेंट करनी है, आपको जल्दी एक लेवल पे जाना है, जल्दी अपने फार्म के दूध की प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है, तो फिर ये चीज जो है ना आपको करनी पड़ेगी। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जी, सीमन पे तो काम कर लिया आपने जी, ठीक है, ये एक मुश्किल स्टेप था आपने ले लिया जी। अब बात ये है कि करंट फीडिंग जो आप कर रहे हैं, मेरा मशवरा ये है कि जो इन सेक्स सीमन के नतीजे में जो बछड़ियां पैदा होंगी, इनकी फीडिंग हमने ऐसे करनी है कि ये 10 महीने पे 11 महीने पे 350 किलो अपना वेट अचीव करें जी। अगर हम इनकी प्रॉपर फीडिंग नहीं करेंगे, ये 17-18 महीने या 20 महीने पे जाके 320-25 किलो की होंगी तो फिर फायदा कोई नहीं है। फिर जो हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं जी। याद रखिएगा कि बच्ची वही परफॉर्म करती है जिसको बचपन में अच्छा दूध मिले, और उसकी अगली लाइफ में जैसे ही वो बड़ी होती जाए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। 11 महीने पे 12 महीने पे वो अपना ब्रीडिंग वेट अचीव करे, 21 से 22 महीने पे 550 से 650 किलो का वेट लेके वो बच्चा दे। यही बच्ची है जो आपके ख्वाब पूरे करेगी जी। अगर हमने इन बच्चियों को ऐसे ही चलाया, 200 खिला दिया, 220 खिला दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट का इतना फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। नस्ल होने के बावजूद याद रखिएगा, दूध लेने के लिए हम 4 चीजों की बात करते हैं।
एक है अच्छी नस्ल जी जिस पे आपने काम कर लिया, जी एक है जानवर की सेहत, जी एक है जानवर की मैनेजमेंट, जी एक है जानवर की खुराक। अगर इन चार चीजों में से आप किसी एक चीज को भी मिस कर जाएं, आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप चाहे जितना मर्जी तगड़ा सीमन ले आए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे हम हवाई फायरिंग कर रहे हैं। इंडिया के अंदर कैटल इंपोर्ट नहीं होती जी सर, जी इंडिया कैटल इंपोर्ट नहीं करता नहीं ना, करता। हमारे तो यहाँ पे कैटल इंपोर्ट हो जाती है। जी आप पहले दिन से ही प्योर ब्रीड के साथ काम कर सकते हो। इंडिया में कैटल इंपोर्ट नहीं होती। वो लोग सीमन पे काम करके आज उनके पास ऐसी गायें मौजूद हैं, और आप उनका मिल्क कंपटीशन देखो, पीछे जो हरियाणा में मिल्क कंपटीशन हुआ है, 80 लीटर गाय ने दूध दिया 24 घंटे का। अच्छा ठीक है जी। जी तो बात यह है कि उन्होंने अपनी ब्रीड को सीमन पे काम करके इंप्रूव किया है। और 1.5-2 साल पहले इंडिया से फार्मर्स जो हैं मुझे सीमन कैटलॉग भेजते थे और मुझे कहते थे कि हमें सीमन रिकमेंड कर दें। तो मैं तब हैरान होता था कि वो तब जीनोमिक बुल का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो डाटा उनके पास था, जो बुल उनके पास अवेलेबल थे, हमारे पास वो अवेलेबल ही थे। आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान में जीनोमिक बुल पहले अलाउड नहीं थे। ये इसी साल तकरीबन कोई हार्डली को 12-14 महीने हुए कि पाकिस्तान में भी अब जीनोमिक बुल्स जो हैं वो आप मंगवा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में जीनोमिक बुल काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं, और लोग कहते थे कि हमें इंडिया की तरह गायें तैयार करनी है। तो भाई ये आप जीनोमिक बुल का इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, आप बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। सीमन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप ये बताएं, आपने अब दूध का हल क्या करना है? सर कोशिश तो हमारी ये है कि हम कोई अपनी सप्लाई देखें, कि हमारा कोई अपना पॉइंट हो सर। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते ना, आप अच्छी फीडिंग भी कर लेते हैं, आपके पास ब्रीड भी अच्छी है, आप अपना वंडा भी बना लेते हैं, बट स्टिल आपको एट द एंड किसी वेंडर के सामने या कंपनी के सामने झुकना पड़ता है। जब तक आपके पास अपनी सप्लाई नहीं है, अपना पॉइंट नहीं है, मुझे लगता है प्रायोरिटी यही रखनी चाहिए। आपके इलाके में जैसे आप बता रहे हैं शोरकोट है जी या वरयाम वाला बता रहे हैं, उस इलाके में अगर आप घरों में डायरेक्ट सप्लाई करें तो क्या रेट है? सर असल में वहां अगर आप घरों में देते भी हैं ना, जी जी। आप नहीं दे सकते, उनके पास ऑलरेडी हर घर के पास अपने जानवर हैं। मतलब आपको बरियाम वाला या शोरकोट में घरों में जानवर मौजूद है? मौजूद है। तो कौन सी मार्केट आप समझते हैं कि यहाँ पे आप टच कर सकते हैं? सर मैं टोबा टच कर सकता हूँ। टोबा टच कर सकते जी। हैं। टोबा कितना दूर है आपसे? सर तकरीबन 35 किलोमीटर। तो कुछ भी नहीं, पास कुछ ही भी है। नहीं जी। तो वहां पे अगर आप उस मार्केट को टच करें तो कितना रेट ले सकते हैं? सर कुछ जानने वाले हैं जो ऑलरेडी वहां पे कर रहे हैं। ठीक है। 150 वो आजकल उनका रेट चल रहा है। 150 चल रहा है। 150 वो दुकान पे सेल कर रहे हैं या घरों में दे रहे हैं? दुकान पे। तो अगर घरों में देते हैं तो 10 रुपये मजीद improve हो मजीद बढ़ सकते हैं जी। ठीक है। तो ये देखें जी, मैं ये पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि आप कुछ चाहिए कि आप दूध की सेल पे काम करें। प्योर ब्रीड रख के भी मेरे भाई 112-14 रुपए कॉस्ट 1 लीटर दूध पैदा करने की आजा नहीं है। जी क्रॉस ब्रीड प्योर ब्रीड रख के भी तो फिर भी तो नुकसान ही होगा ना, क्योंकि 108 में दूध बिक रहा है, जी 112 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, तब भी 4 रुपये लीटर नुकसान हो रहा होगा। जी। तो इसलिए दूध का रेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो आप लोग ये बताएं, आप अपने इलाके के जो फार्मर हैं, आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? सर बहुत कोशिश की है। तो फिर क्या वजह है, क्या चीज आड़े आ जाती है, क्यों इकट्ठे नहीं होते? सर शायद फार्मर्स के ताल्लुक, और वो समझते नहीं है सर इस चीज को कि ये जब तो तक आप, सियासी प्रॉब्लम है या वैसे ही हर बंदा चल रही? सर आप ऐसे कह लें कि वहां पे अगर एक, नाम नहीं लूंगा, वहां पे एक पार्टी है, अगर उन्होंने अपने आप मतलब दूध लेना हो या वो चाह रहे हो हमारे पास दूध आए, तो वो बड़ी से बड़ी सिफारिश भी कर देंगे, बेशक 5 से 10 लीटर दूध हो। वहां पे दूध लेना, एक शख्स के लिए दूध लेना सिर्फ एक रेस है, और फार्मर अपने बारे में सोचता नहीं है। ये आज की नहीं है, शुरू से ही ऐसा ही है, और अगर इसी तरह चलता रहे तो ऐसे ही रहेगा। सर अभी मैं आ रहा था, रास्ते में मोटरवे पे रुका मैंने पानी लिया, बॉटल परचेज की 130 की मिली, और मैंने सनी को बताया, मैंने कहा सनी इससे सस्ता मैं दूध सेल कर रहा हूँ, और ये रियलिटी है। देखिए जी, 1 लीटर जो पानी की बोतल है, लीटर वाली थी वो सर 1.5 लीटर, 1.5 लीटर की बोतल जो है 130 में ये पानी पी रहे हैं। और जनाब दूध का देखें, दूध का पानी का फर्क ही कोई नहीं यार, साहब लगा लें आप। ऐसा ही है सर। अल्लाह अकबर। देखें जी, मेरा आपको मसला ये है कि हम ख्याल नहीं, अगर 15-20 बंदे इकट्ठे हो तो ना इकट्ठे हों, आपको हम ख्याल 4-5 बंदे ही मिल जाएं जी, माशाल्लाह 250 लीटर दूध आपके पास है जी 1000 लीटर दूध करें जी,
मेरा एक फार्मर है, वो वहां से शोरकोट से फैसलाबाद लाके दूध बेच रहे हैं जी तो 1400 लीटर दूध वो डेली का सेल कर रहे हैं जी। और वो 170 में सेल कर रहे हैं दुकान पे ना, फैसलाबाद में कर रहे जी हैं। तो आप भी कोई 1000 लीटर दूध करें, कोई 1200 लीटर दूध करें जी और आप फैसलाबाद के अंदर कोई शॉप बनाएं जी और यहाँ पे अपनी दूध की सेल जो है ना आप करें, तो आपका देखिएगा वारे न्यारे हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे जब तक आप दूध पे काम नहीं करेंगे ना, दूध की सेल पे, ये सारी चीजें जो है ना, ये जानवर की नस्ल पे काम करना, जी ये सारी बेमानी हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना। कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे छोटे फार्मर को जो क्रॉस ब्रीड के साथ काम करना चाहता है? कोई मैसेज? आपको माशाल्लाह साल हो गया इस काम में लगे हो, एक एक्सपीरियंस आपका हो गया, जी प्लस माइनस क्रॉस ब्रीड के आप जानते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि हमने 4 5 6 गायों से स्टार्ट लेना, छोटा सेटअप है, ज्यादा पैसे नहीं है, क्या मशवरा देते हैं उन फार्मर्स को आप? सबसे पहले तो इकट्ठे जानवर ना परचेज करें। ठीक है। आप दरमियान में रखें, कुछ गैप रखें। मतलब अगर आपने 15 परचेज करने हैं, आप 5 5 5 इस तरह इंटरवल्स में लें। कितना इंटरवल आप समझते हैं कि बेहतर है? सर मेरे हिसाब से 5 महीने लीस्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने 15 जानवर लेने हैं तो 5 आज ले लें, फिर 5 महीने के बाद 5 ले लें, फिर 5 महीने के बाद 5 ले लें। जी इससे जो है ना आपकी दूध की एवरेज नहीं टूटेगी ना। अगर आप इकट्ठे 15 ले लेंगे तो 7 8 महीने के बाद आपका दूध इकट्ठा कम हो जाएगा, प्रेगनेंसी भी होगी, फिर आपके लिए खर्चात पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। जी सही है। वेरी फर्स्ट डे से ना, आपने पहला जानवर परचेज किया, आप अपने दूध पे काम करें। हाँ आपको पॉइंट चाहिए, हाँ क्योंकि एट द एंड आपको लग रहा होगा कि आप बेहतर कर रहे हैं, आप ब्रीड पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फीडिंग अच्छी कर रहे हैं, आप मिनरल डाल रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आपके दूध जो आपका प्रोडक्ट है वो सेल करने का टाइम आएगा, आप झुक जाएंगे। फिर आपको दोबारा वही होगा कि मेन मसला यही है कि मेरे पास दूध की मार्केट नहीं है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि आपका दूध का यकदम रेट 140 से 108 पे आ गया और आप कुछ नहीं कर सके। सर कुछ किया नहीं जा सकता, हालांकि मैं चाहता हूं कि किसी तरह बेहतर हो जाए, लेकिन वो कहते हैं आप इलाके में देख लें। हम इलाके में निकले तो वो सच्चे हैं, लेकिन जहां वो बेचते हैं वहां तो वही रेट है, वहां सब कुछ वैसा ही जा रहा है, बट स्टिल हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम अब 250 लीटर्स कहीं नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये है कि अगर हमने शुरू से इस पे काम किया होता है, यही 1 साल जिस तरह मैंने ब्रीडिंग पे काम किया, मैंने इसी तरह अपने दूध पे काम किया होता, तो मैं कुछ और नहीं, आजकल प्लस में ना भी जा रहा होता, मैं ब्रेक इवन पे खड़ा होता, लाजमी होते जी, मेरा इंटरेस्ट ना टूटता। तो मेरा मसला ये है कि अब आप ना जी पूरा जोर लगा दें। जी देखिए किसी ना किसी को तो जो है ना स्टेप लेना पड़ता है जी। और जब आप एक दफा स्टेप ले देंगे, मैं एक बात बताऊं, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी पीछे अमूल जी कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स की, 36 लाख फार्मर्स उसके मेंबर हैं जी। 1945 में जब गोरा दूध का रेट नहीं देता था ना, तो कुछ फार्मर इकट्ठे हो गए जी। उन्होंने फैसला किया कि यार हम ना अब इसको गोरे को दूध नहीं देंगे जी, हम डायरेक्ट सरकार को दूध देंगे और सरकार से डायरेक्ट रेट लेंगे जी। सरकार ने कहा नहीं भाई, आप पोल्सन एक कंपनी है दूध वाली, उसके थ्रू आओ, हमने आपसे डायरेक्ट दूध नहीं लेना जी। उन्होंने हड़ताल कर दी, 15 दिन दूध नहीं दिया, बाद में गोरे को झुकना पड़ गया, फार्मर से डायरेक्ट दूध लिया जी। तो उनकी तरक्की को देख के ना, जब वो थोड़ी सी ग्रो की है, वो फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थोड़ी ग्रो की, तो उस इलाके के मजीद फार्मर्स ने देखा कि यार ये तो दूध का रेट अच्छा ले रहे हैं जी। उन्होंने 4 फार्मर और मिल गए जी, और कई सारी बॉडीज बन गई जी। कुछ 10 फार्मर ये इकट्ठे हो गए, कुछ 4 वो इकट्ठे हो गए, कुछ 5 वो इकट्ठे हो गए, हर एक ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। तो इन सबके बड़े बैठे, इन्होंने कहा यार आप अपना शुरू कर रहे हो, तुसी अपना फटा खोले है, तुसी अपना फटा खोले है, हमने अपना खोला, इकट्ठे हो जाते हैं जी। फिर सारे खुद ही इकट्ठे हो गए। जब आप 4 5 लोग मिलकर काम करोगे ना, तो आपको देख के 4 और करेंगे जी, उनको देख के 3 और करेंगे, फिर हो सकता है 1 2 साल के बाद सारे इकट्ठे हो गए। आज यही अमूल है जो कंपनी है, इंडिया में 36 लाख फार्मर इसका मेंबर है जी। और कंपनी का 80% फार्मर को नीचे प्रॉफिट मिलता है। आपने कभी सुना है कभी सोशल मीडिया पे या कभी टीवी पे कि इंडियन फार्मर जो है वो दूध के रेट पे रो रहा हो? नहीं, मैंने कहीं भी नहीं होता सर, कहीं भी नहीं होता। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही है, दूध का रेट नहीं है, दूध का रेट नहीं है, फार्मर रो रहा है। क्यों? फार्मर इकट्ठे नहीं होते, फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फार्मर जो है जब तक इकट्ठा नहीं होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएगा, अपना दूध का डायरेक्ट सेल का कुछ चैनल नहीं बनाएगा, ये ऐसे ही रोता रहेगा। बिल्कुल, ये आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, 2025 में कर लो, 30 में कर लो, 35 में कर लो, वे फॉरवर्ड यही है जी। हल यही है, करना यही है। ये आपकी मर्जी है, आप इस पे कितनी जल्दी एक्टिव होते हैं। नहीं जी, मेरा ख्याल वीडियो की लेंथ काफी हो गई, हमें इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।